नमस्कार भाइयों। आज हमारा केमिस्ट्री के सेगमेंट में टॉपिक है बहुलक, पॉलीमर्स। चलिए शुरू करते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। केमिस्ट्री में बहुलक एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इसमें कुछ चीजें जो होती हैं वो आती हैं जो कि हमें देखना चाहिए। आपको देख लीजिए, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एस पेट ने भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, राज्य मंडी परिषद ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाला बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो जैसे आप खाना बनाते हैं तो वो चिपकता नहीं है, तो कहते हैं आप टेफ्लॉन का या नॉन स्टिक बर्तन लीजिए, जो है वो नहीं चिपकेगा। तो टेफ्लॉन इज द राइट आंसर होगा। टेफ्लॉन पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है। ठीक है, यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय और उष्मा प्रतिरोधी बहुलक होता है। इसका गलनांक 327 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर सांद्र अम्लों और सांद्र क्षारों के विलयनों का उच्च ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे खाना बनाएंगे उसमें थोड़ा खट्टा डालेंगे, मीठा डालेंगे, तो वही कह रहा है कि सांद्र अम्ल और सांद्र क्षारों के विलयनों का उच्च ताप पर भी कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए यह न चिपकने वाला बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो टेफ्लॉन इज द राइट आंसर होगा ऊपर वाले में। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? ठीक है, तो यहाँ जूट भी है, कॉटन भी है और फ्लेक्स भी है। ये नायलॉन जो होता है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नायलॉन वनस्पति रेशा नहीं है, जबकि जूट, कॉटन और फ्लेक्स वनस्पति रेशे हैं। क्योंकि पादपों की कोशिका भित्तियां मुख्यतः सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट की बनी होती हैं, और नायलॉन की रस्सी जो होती है ये कृत्रिम रूप से बनाई गई होती है। ठीक है, बाकी कॉटन वगैरह सब वनस्पति रेशे हैं। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित है? देखिए, प्लास्टिक दो होती है, एक थर्मोप्लास्टिक होती है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो बैकेलाइट और एपॉक्सी रेसिन जो होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बैकेलाइट एवं एपॉक्सी रेजिन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मोड़ने पर टूट जाता है और इसको बार बार ढाला नहीं जाता। थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसे हम रिन्यू कर सकते हैं, मतलब उसको एक अवस्था में अगर एक बार खराब होगा उसको दोबारा हम फिर उसमें परिवर्तित करके दूसरी प्लास्टिक बना सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जो तो कठोर होता ही होता है, और उसको दोबारा फिर हम जिसके से हम अन्य प्लास्टिक में नहीं बना सकते, वो टूट जाएगा। इसे गर्म करने पर केवल एक बार विशेष आकृति में ढाला जा सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण है बैकेलाइट और मेलामाइन। बैकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ठीक, 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है? तो यहाँ होगा रेयान का। ठीक है, नायलॉन जो होता है कृत्रिम बनाया जाता है। टेफ्लॉन जो होता है अरे यार, टेफ्लॉन यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। आप प्रिंटर वगैरह में टेफ्लॉन देखते होंगे, उसका प्रयोग वहां पर किया जाता है। जो अंदर 1005 प्रिंटर आता है तो अंदर टेफ्लॉन लगाया जाता है। ठीक है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, हीट मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन का प्रयोग। तो नायलॉन इज द राइट आंसर। नायलॉन जो होगा ये इसकी रस्सी वगैरह होती है। यहाँ रेयान जो होगा इसका राइट आंसर होगा। रेयान का निर्माण काठ की लुगदी या वुड पल्प से किया जाता है। रेयान पुनर्निर्मित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु या फाइबर होता है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों में से किया जाता है। तो रेयान एक प्राकृतिक बहुलक है, इसलिए वास्तव में यह न तो पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है और ना ही पूरी तरीके से प्राकृतिक तंतु है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में रेयान को विस्कॉस रेयान या कृत्रिम रेशम या आर्ट सिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्राकृतिक फाइबर से सस्ता होता है, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त होता है, और प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ होता है। तो गलत बात है, ये अधिक टिकाऊ होता है, यही सही है। बाकी सब चीजें होती हैं। सिंथेटिक फाइबर प्राकृतिक फाइबर से सस्ता और सशक्त होता है, या प्राकृतिक फाइबर से अधिक टिकाऊ भी होता है। सिंथेटिक फाइबर को धोने और व्यवस्थित रखने में आसानी होती है। सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम रेशे, जीवाश्म ईंधनों, पेट्रोलियम पदार्थों आदि से निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम सिल्क के रूप में
कौन सा सिंथेटिक फाइबर प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर प्रयोग किया जाता है? तो ये है रेयान। आपको मैंने ऊपर रेयान के बारे में बताया था, ठीक है। ये रेयान जो है कास्ट या वुड की लकड़ी जो होती है उससे तैयार किया जाता है। रेयान या सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम सिल्क के रूप में जाना जाता है। रेयान पुनर्निर्मित सेलुलोज से निर्मित एक तंत्र या फाइबर, इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों में किया जाता है, इसलिए इसे ना तो पूर्ण कृत्रिम और ना तो पूर्ण प्राकृतिक कहा जाता है। यह अर्ध कृत्रिम तंतु है, इसका कपड़ा के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है, आर्ट सिल्क के रूप में इसका किया जाता है। तो रेयान क्या है? एक अर्ध कृत्रिम बहुलक है या तंतु है। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो बैकेलाइट यही होगा। और प्लास्टिक है तो बैकेलाइट तो ऊपर बताया था। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो कौन सा थर्मोप्लास्टिक है? पॉलीथीन। ये पॉलीसीटर लिखा गया है, देखते हैं क्या है। ये तो पॉलीसीटर लिखा गया यार, ऊपर बैकेलाइट वगैरह बताया गया था। लोअर रीएग्जामिनेशन पूछा गया 2019 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन, प्रोपिलीन आदि के बहुलकीकरण से क्रिया के पश्चात उच्च बहुलक बनते हैं, उसे हम प्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है। तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक प्लास्टिक, एक कृत्रिम प्लास्टिक। एक सेकंड। कृत्रिम प्लास्टिक भी दो प्रकार का होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और इसे इच्छित आकार में ढाला जा सकता है, और इसे पुनः गर्म करने पर मुलायम नहीं होते हैं और कठोर हो जाते हैं, जैसे कि बैकेलाइट, ग्लिप्टस, बीटल आदि। तो यहाँ देखिए डी आंसर नहीं है, बी आंसर है, वो गलत दे दिया गया है, ठीक है। वो आंसर गलत दे दिया गया, आप उसको सही कर लीजिए, यहाँ बी आंसर होगा। देख 129 नंबर देखते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रकृति का बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, तो ये तो सही बात है भैया, होते हैं इसमें। यह कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण नहीं होते हैं, तो भाई रबड़ प्राकृतिक बहुलक, कृत्रिम घास हुआ। यह बहुलक नहीं है, गलत बात, बहुलक तो है ही है, ये भी गलत है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है लेकिन इसमें लोचदार गुण, ये भी गलत भाई, लचीला बहुत होता है, ऐसे कैसे हो गया? तो ये सही। प्राकृतिक रबर जिसमें भारतीय रबर या कैऊथ चौक भी कहा जाता है, कार्बनिक यौगिकों आइसोस्प्रीन के बहुलक होते हैं। प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक भी है, इसमें लोचदार गुण भी होते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक होगा मिसलिनियस होगा, और हमारी आज तबीयत भी खराब है इसलिए हम आज को खत्म करेंगे जल्दी से जल्दी। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्रिया नहीं है? ठीक है, रासायनिक अपक्रिया कौन सी नहीं है? मतलब जो वापस ना आ पाए, मतलब एक बार वो क्रियाकलाप हो जाए तो दोबारा उसको उस दिशा में ना लाया जा सके। कोयले का जलना, ये तो है। भोजन का पचना, ये भी है भाई, एक बार अगर भोजन पच गया दोबारा फिर भोजन तो रिन्यूएबल नहीं होगा, कोयला जल गया दोबारा रिन्यूएबल नहीं होगा। कागज का जलना, ये भी है। पानी का भाप में रूपांतरण, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है आप रिन्यू कर लेंगे तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे रासायनिक अपक्रिया का परिणाम स्वरूप पदार्थों के स्वरूप में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, जैसे सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व अवस्था में पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है। जैसे कोयले का जलना भोजन या पाचन तथा कागज का जलना रासायनिक अपक्रिया है, किंतु पानी का रूपांतरण रासायनिक अपक्रिया नहीं है बल्कि भौतिक अपक्रिया है। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब बेरियम क्लोराइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है तब क्या होता है? ठीक है, तो घने सफेद धुआं निकलते हैं, घोल रंगीन रहता है, बड़ी मात्रा में ऊष्मा निकलती है, सफेद तवक्षय प्राप्त होते हैं। तो ये सफेद तवक्षय प्राप्त होते हैं, इसमें यही लिखा गया है, देख लीजिए। जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 को तन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से मिलाया जाता है लेकिन अतनु होता है, मतलब हल्का होता है, ठीक है, तो सफेद अवक्षय प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो BaCl2 + H2SO4 इक्वल टू BaSO का सफेद अवक्षय, BaSO4 का सफेद अवक्षय और 2HCl, दो मॉलिक्यूल जो होंगे वो क्या होंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होंगे।
मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हैं उसको, दो एसिड उत्पन्न होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। डिटर्जेंट को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, एक तरल पृष्ठीय सक्रिय के रूप में, ये सही बात है। डिटर्जेंट को एक तरल पृष्ठ संक्रिय या लिक्विड सर्फेक्टेंट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। डिटर्जेंट एक पानी में घुलनशील वाला सफाई एजेंट है जो अशुद्धियों और गंदगियों के साथ मिलकर उन्हें अपनी पानी में अधिक घुलनशील बना देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ होगा हैदराबाद। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, मच्छर बहुत लग रहे हैं। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में स्थित है तथा केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारी मशीनों को किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जो भारी मशीन होते चलाया जाता है उसमें ग्रेफाइट जो होता है लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब होता है चिकना बना रहे। ग्रेफाइट की संरचना खष्टकोणीय जालक सतह के रूप में होती है और चूंकि कार्बन का अपरूपक है तो इसका उपयोग भारी मशीनों के शुष्क स्नेहक के रूप में होता है, जिसकी पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला पदार्थ भी इसी का बना होता है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का वह अपरूप जो विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होता है और उत्तम लुब्रिकेंट होता है, वो क्या है? ग्रेफाइट है। मतलब विद्युत और ऊष्मा यहाँ से चली जाएंगी। अब आप पेंसिल लेंगे, पेंसिल उठा के अगर बिजली में डालेंगे तो आपको लाइट मार सकती है, इसलिए आप जानते रहिएगा। ठीक है, कार्बन के दो प्रमुख अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। इसमें ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क सेलों और विद्युत अपघटन क्रियाओं में किया जाता है इलेक्ट्रोड के रूप में, तथा इसके चूर्ण का उपयोग मशीनों के शुष्क स्नेह के रूप में किया जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और यह एक यौगिक नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और यौगिक नहीं है? तो पन्ना, याकूत, हरिस्तमा या हीरा? हीरा सही। ठीक है। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 14 और द्वितीय आवर्त का तत्व है। हीरा यौगिक नहीं बल्कि कार्बन का एक अपरूप है। यौगिक और मिश्रण के बारे में मैंने आपको पूर्व कक्षाओं में बताया था, तो आप इसको जानते होंगे। जो कार्बन का सबसे शुद्ध और क्रिस्टलीय रूप है, इसका निर्माण कोयले के स्थानांतरण या रूपांतरण में किया जाता है। यह एक रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, और हीरा कार्बन तत्व से बना है तथा यह एक यौगिक नहीं है। ठीक है, जब मिक्सचर जो होते हैं मिक्स्ड होते हैं तब उसको यौगिक कहते हैं। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं क्या? जलयोजन या उदकन। ये कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जलयोजन या हाइड्रेशन कहते हैं। ठीक है, इसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भोजन में रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? निम्नीकरण से, अपघटन से या संरक्षण से? संरक्षण राइट आंसर होगा। भोजन में रसायन भोजन के संरक्षण के उद्देश्य से मिलाया जाता है, जैसे एथिलीन है, C2H4 सॉरी। तो ये क्या करेगा? इसका प्रयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, लेकिन जहां पर एथिलीन नहीं रहेगा वहां एसिटिलीन आप कर दीजिएगा। एथिलीन उससे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन एसिटिलीन नहीं रहेगा तो कर दीजिएगा। ग्लूकोज C6H12O6 ये क्या होता है? ये इसका प्रयोग फलों और मिठाई मुरब्बा के संरक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोज मिलाकर। बेंजोइक अम्ल, इसका प्रयोग फलों के संरक्षण में किया जाता है। उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि बेंजोइक एसिड जो होता है अब ओइक है, क्योंकि ये मेथनोइक, एथेनोइक और सिरके वाला ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह है, इसलिए जो होगा कार्बोक्सी समूह है, तो इसमें ओइक शब्द लगता है लास्ट में। IUPAC में इस चीज को आप पढ़ेंगे आगे जब आपको एलिब्रेशन किया जाएगा पूरी तरीके से तब। संश्लिष्ट अपमार्जक या सिंथेटिक डिटर्जेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें लिखा है कि यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। ये तो सही बात है भैया। यह कठोर जल में काम नहीं करते हैं, ये गलत बात है। यह केवल कठोर जल में काम करते हैं, ये भी गलत बात है। यह केवल मृदु जल में काम करते हैं, ना, दोनों में करते हैं।
संश्लिष्ट अपमार्जक प्रायः मृदु और कठोर दोनों जल के साथ काम करते हैं। संश्लिष्ट अपमार्जक साबुन की तुलना में पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इनका उपयोग ऊनी वस्त्रों को आसानी से धोने में किया जाता है, जबकि साबुन ऐसा करने में सक्षम नहीं है। वहां पर होगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला रासायनिक तरीका क्या है? क्लोरीनीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड और सुपर फास्फेट ऑफ लाइम और यूरिया। तो तीनों हैं, ये सुपर फास्फेट ऑफ लाइम नहीं है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम का मुख्य घटक है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम फास्फेट का मुख्य एस है। इसका प्रयोग पौधों के उर्वरक के रूप में किया जाता है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम रासायनिक सूत्र CaH2PO4 का होल ट्वाइस है। इसके द्वारा पौधों के फास्फोरस के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम एक नाइट्रोजनिक उर्वरक नहीं है, बाकी सब नाइट्रोजनिक उर्वरक हैं, बाकी ये नहीं है। यूरिया, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्राइट, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट, ये सब NH3 NH4 के साथ मिलकर के बना हुए हैं। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो यहाँ पर होगा ऑक्सीकरण या निस्पंदन, संक्रियंत कार्बन या स्ट्रिपिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस। RO आपने पढ़ा होगा, या आयन एक्सचेंज के बारे में, उसके बारे में बताया गया। ठीक है यार, यहाँ बैठेंगे तो मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, इतना मच्छर है यहाँ पे। तो सी इज द राइट आंसर होगा। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए RO या रिवर्स ऑस्मोसिस या आयन एक्सचेंज विधि का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया में जल को प्रेशर द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली से पार कराया जाता है, जो कि लवण, बैक्टीरिया और अन्य ठोस पदार्थों को रोक लेती है एवं शुद्ध जल झिल्ली के पार चली जाती है। जल आसवन विधि से जल को गर्म किया जाता है और जल वाष्पित हो जाता है और इस जल की वाष्प को आगे अन्य किसी पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है और ठंडा कर लिया जाता है। चूंकि ठोस पदार्थ वाष्पित नहीं होता है, अतः ये उसी पात्र में रह जाता है। ठीक है, और उस दूसरे पात्र में शुद्ध जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र के पानी में द्रवित मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। द्रवीभूत जो लवण है कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम सल्फेट। तो यार ये पोटेशियम तो नहीं रहेगा, बाकी ये तो सोडियम सल्फेट रहता है। देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ आंसर होगा सी। ये 1 2 3 4 सभी रहते हैं। 1 2 3 4 सभी हैं। सागरी लवणता का तात्पर्य सागरी जल में भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार का अनुपात होता है। प्रायः सागरी लवणता के प्रति 1000 ग्राम जल में स्थिर लवण की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। और लवणता समुद्री जल के महत्वपूर्ण गुण है और समुद्र में औसत लवणता 35% है। ठीक है, एक आप 35 ऐसे करके जो है इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये सबसे ज़्यादा पाया 77% है लगभग, मैग्नीशियम 10% है, क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट ये 3.6%, पोटेशियम सल्फेट ये आपका जो है 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3%, सोडियम सल्फेट 0.2% है। ठीक है, 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? ठीक है, उसे हम कह सकते हैं मिश्रित उर्वरक कहते हैं। NPK उसको बोला जाता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। मृदा के बाहर से मिलाए जाने वाले वह रासायनिक पदार्थ है जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, उसे उर्वरक कहते हैं। मृदा को के लिए आवश्यक तीनों पोषक तत्व NPK की कमी को पूरा करने के लिए मिश्रित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों उचित अनुपात में मिश्रित होते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो होगा अवसादन। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे बैठ जाता है, उसे हम अवसादन कहते हैं। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है, मतलब जो ऊष्मा को रोकता है? तो यहाँ होगा पायरेक्स कांच। गन्ना परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। पायरेक्स कांच, इसमें बोरोसिलिकेट कांच भी कहते हैं इसको। पायरेक्स कांच का रासायनिक चिरस्थायी तथा तापीय या ऊष्मा प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। ठीक, आप यही जान लीजिए कि ऊष्मा का जो रोधन करता है वो पायरेक्स कांच है। ठीक है। जंग लगने वाले लोहे का भार, जंग में लगने से लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है ना। ठीक है। लोहे को नम वायु या एयर मोस्ट में रखने पर भूरे रंग की परत जम जाती है, जिस कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। यह भूरे रंग के पारित फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 हो जाती है और लोहे के फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना और लोहे की जंग पे लगना कहलाता है। तो आप यही जान लीजिए कि जंग जो लोहा लगता है उसमें उसका भार बढ़ जाता है। एक फ्रिज में शीतलक कौन सा होता है? फ्रियान गैस होता है। आगे बढ़ते हैं। 149 नंबर क्वेश्चन। पानी में घरेलू आपूर्ति और आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुपात मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो घर में जो आर्सेनिक की मात्रा होनी चाहिए वो 0.050 ppm होनी चाहिए। आर्सेनिक के यौगिक प्रायः विषैले होते हैं। ये मानव शरीर की कोशिकाओं में पक्षपात उत्पन्न करते हैं और ऊतकों में आंतों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है। 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम या कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है। सोडियम और कैल्शियम। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। कृषि प्रविधिक में पूछा गया है 2019 में। तो खनिज लवणों की अधिकता वाले जल को कठोर जल या हार्ड वाटर कहते हैं। इसमें खनिज तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसे हम कठोर जल कहते हैं। इसमें जो होता है कपड़े अच्छे से साफ नहीं होते हैं। ठीक है। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट लवण उपस्थित रहते हैं। कठोर जल जब साबुन से अधिक झाग उत्पन्न नहीं करते हैं तो जल की कठोरता उत्पन्न होती है। ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता, एक अस्थायी कठोरता। ठीक है। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? तो यहाँ टंगस्टन होगा, बाकी ये सब तो सभी है। पोटाश है। टंगस्टन जो होता है इसका प्रयोग होता है उसमें फिलामेंट बनाने में, तंतु के रूप में। उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो मृदा में डालने पर पेड़ पौधे की वृद्धि की आवश्यकता को पूर्ण करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आपूर्ति मृदा उपजाऊ बनाए रखता है। नाइट्रोजनी उर्वरक क्या करता है? मिट्टी में नाइट्रेट की कमी को पूरा करता है, जैसे कि अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। फास्फोरस क्या करता है? इस प्रकार के उर्वरक मिट्टी के में फास्फोरस की कमी को पूरा करते हैं। सुपर फास्फेट, लाइम, ट्रिपल सुपर फास्फेट या फास्फेट, धातुमल आदि इसका प्रयोग करते हैं। पोटाश उर्वरक तीसरा प्रकार क्या होता है? इस प्रकार के उर्वरक मिट्टी के पोटेशियम की कमी को पूरा करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि, क्योंकि टंगस्टन धातु है। तो आज हमारा जो है रसायन विज्ञान खत्म हो गया। मेरी तबीयत खराब है, टाइफाइड मुझे बहुत तेज जकड़ रखा है, इसलिए पढ़ाने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल कोई बात नहीं है, हम फिर कल की क्लास में जीव विज्ञान को जिस तरीके से सब कवर किए हैं कवर करने का प्रयास करेंगे। तबीयत ठीक है तो मैं एलिब्रेट करके पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। ठीक है। नमस्कार।